नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन क्यूआईपी सॉल्यूशन में। जैसे कि आप और हम मिलकर इस क्लास में जुड़ते आए हैं और जो क्यूआईपी हमारा होता है उसके कुछ बेहतरीन सॉल्यूशंस की तरफ हम अग्रसर होते आए हैं। यकीन मानो मुझे भी मज़ा आता है इस क्यूआईपी को करवाकर और आपको भी शायद मज़ा आता होगा इन चीज़ों के इस तरीके के सॉल्यूशंस को डील करते हुए। आज हम फिर से वही पैटर्न पे चलेंगे, 25 क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप देखोगे कि एक एस्पिरेंट का तरीका क्या है किसी सवाल को करने का और आपका तरीका क्या है। कई बार आपको लगेगा कि मेरे में कमी है, कई बार आपको लगेगा मेरा तरीका अच्छा है। कोऑर्डिनेशन बना के चलते जाना, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन पे काम करते जाना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट होता चला जाएगा। आज के 25 सवालों में से मैं पहले सवाल की तरफ चलता हूं। प्यारे भाई आ जाओ। रिटेलर है ना, अच्छा ये किस चीज का है? ये डिस्काउंट का सवाल है। ठीक है प्यारे भाई, ये डिस्काउंट का सवाल है। अ रिटेलर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर सेलिंग एन एयर कंडीशनर मार्क्ड एट 9200। तो मैं लिख लेता हूं, एक रिटेलर क्या करता है, मेन चीजें लिख लेता हूं। एक रिटेलर एक 92,000 की मार्क्ड प्राइस की चीज है, उसे सेल करने की बात करता है 30% डिस्काउंट पर। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क्ड प्राइस। यानी कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 है तो उससे 70 कम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कि उसका मार्क्ड प्राइस 30 है, नहीं उसका मार्क्ड प्राइस 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्योंकि उसने कहा है कि मुझे 30% डिस्काउंट देना है। अगर 100 रुपए की चीज है तो 30 डिस्काउंट देकर 70 में बेचूंगा। और उसने ये कहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क्ड प्राइस से 70 कम है, यानी 100 से 70 कम तो 30। तो ये बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बनेगा उसका 70। ये बात भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, है ना। ये बात भी मैं यहां पर लिख लेता हूं कि उसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 30% ऑफ दिस और ये बन जाएगा 70%। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि जो 92,000 की चीज है उस पे 30% का डिस्काउंट दूंगा तो 70% ही तो बचाना। क्योंकि अगर 100 है तो 30 डिस्काउंट दे दिया 70। फिर वो बोलता है कि जो मार्क्ड प्राइस है उसका 70% डाउन मेरा कॉस्ट प्राइस है तो 30% ही तो बचा। किसी चीज का 70% डाउन भैया 30% ही बचता है। अच्छा फिर से देख लो इसको क्या बोलता है। He offers a further discount of 20% if the buyer presents his membership card। अच्छा बायर अगर अपना मेंबरशिप कार्ड दे तो मेंबरशिप कार्ड में 20% डिस्काउंट और देगा, मेंबरशिप कार्ड में 20% डिस्काउंट और देगा। तो आपको निकालना क्या है, द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद हिज मेंबरशिप कार्ड स्कीम इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद हिज नॉन मेंबरशिप कार्ड। अच्छा सवाल है। सवाल बोलता है कि 92,000 की कोई चीज है, ठीक है, उस पर 30% का डिस्काउंट देकर वो उसे बेचता है। अगर उस मेंबर ने मेंबरशिप कार्ड ले रखा है तो 20% डिस्काउंट और देगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रॉफिट आएगा। उसने कहा कि जो सीपी है वो मार्क्ड प्राइस से 70% कम है, तो अगर मार्क्ड प्राइस को 100 मानूं तो सीपी हो जाएगा 30 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है 30% डिस्काउंट के साथ 70 रुपए। ये मैं यहां पर लिख लेता हूं। आपको कुछ नहीं निकालना, आपको जो प्रॉफिट अलग अलग हो रहे हैं ना, एक बार तो नॉर्मल बिना मेंबरशिप कार्ड आपको सिर्फ 30% मिलेगा, एक बार आपको 20% और मिलेगा। उनका जो प्रॉफिट का डिफरेंस है ना, उनका रेशियो या उनकी परसेंटेज निकालनी है। देखो भाई, एक तो तरीका यह है कि आप इस मार्क्ड प्राइस से डील करो, है ना। तरीका नंबर 1, पहले 92,000 का 70% निकालो, फिर 92,000 का 30% निकालो। इन दोनों को घटाओगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। पर क्या ये तरीका कैलकुलेटिव नहीं है। हम सिंपल करेंगे। मान लो लेट मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 100, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मुझे 30% डिस्काउंट देना है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 70। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जो 100 से 70 कम है, यानी कि 30 ही तो है जो 100 से 70 कम है। अच्छा भाई, उसके बाद प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40। ये
पहला प्रॉफिट हो गया। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में कहता है कि वो 20% और डिस्काउंट दे दे, दैट इज 1/5। अगर 5 है तो एक डिस्काउंट दे दिया तो चीज बचेगी 4/5। क्या आपके दिमाग में ये चीज आई? तो मैं कहूंगा कि जी चीज है अभी 70, उसका 4/5 निकालना है। क्यों? क्योंकि 1/5 का डिस्काउंट दे दिया, 5 पर 1 का डिस्काउंट यानी 4/5। तो आप कहोगे कि जी आपका आंसर आएगा 56। यानी न्यू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस अभी भी 30 है, तो प्यारे भाई प्रॉफिट क्या निकल के आएगा? 56 - 30 = 26। वो बोलता है कि जो नया प्रॉफिट मार्जिन है वो पुराने का कितना % है, आपको ये निकालना था। तो ये आ जाएगा 65 जब आप गुना करोगे, क्योंकि ये आएगा 260, 260 बटे में 4 हो जाएगा 65%। क्या आपका आंसर आया? बोलो, क्या ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है? हाँ, ऑप्शन में ऐसा आंसर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। भैया इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप 92,000 करो, फिर उसका 70% निकालो, वो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस, उसका 30% निकालो, वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, दोनों को घटा दो, फिर वो आ जाएगा उसका प्रॉफिट। फिर जो 70% निकाला था उसमें 20% और डिस्काउंट दे दो, फिर उसको सीपी से घटा, वो आ जाएगा नया सेलिंग प्राइस या नया प्रॉफिट। उनका रेशियो लो। इससे बेटर है जब मुझे परसेंटेज ही निकालनी है तो सब चीजें आपस में कट जाएंगी, ऊपर और नीचे कुछ भी लिखूं तो मैंने उसको सीधा ही 100 मान के कर दिया, मैंने उसे सीधा ही 100 मान के कर दिया। मैंने क्या किया एक बार समझो। मैंने मार्क्ड प्राइस को 100 माना, मैंने मार्क्ड प्राइस को 100 माना। मैंने कहा कि जो सेलिंग प्राइस है वो 30% डिस्काउंट के बाद 70 बचेगा, जो कॉस्ट प्राइस है वो इस मार्क्स प्राइस से 70% कम है तो 30 बचेगा, है ना। तो पहला प्रॉफिट हो जाएगा 70 - 30 40। ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी। दोबारा मैं कहता हूं कि इस सेलिंग प्राइस पे अब मैं 20% डिस्काउंट और दे दूं, यानी 1/5, 5 पे 1 डिस्काउंट दे दूं तो मेरी चीज बटेगी 4/5। तो 70 थी, 4/5 बचेगी तो मेरी 56 बची। तो 56 में से मैंने 30 घटाया तो मेरा नया प्रॉफिट आ जाएगा 26। मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये जो 26 है ये 40 का जो नया वाला प्रॉफिट है वो पुराने वाले प्रॉफिट का कितना % है, ये हमने निकालना था। ठीक है, एक बार देख लो इस सवाल को, ये काफ़ी अच्छा सवाल है। फिर मैं आगे चलने को तैयार हूं भाई। ठीक है, फिर मैं आगे चलने को तैयार हूं। काफ़ी अच्छा सवाल था इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। तो ये हमारा आज का पहला सवाल था जिसका आंसर आएगा 65। अब चलो चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर, है ना। आपके ऊपर है आप उसे कैसे सोल्व करते हो। मैंने तो आपको भैया दोनों तरीके बता दिए, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच भी 100 मानकर और बेसिक भी 92,000 मानकर। ठीक है, चलो ये सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है मेरे भाई, टाइम एंड वर्क में आप वैसे सवाल कर लेना जब मान लो एक फिक्स नंबर ऑफ आदमी प्रत्येक दिन काम को छोड़ते हैं और काम इतने दिनों बाद खत्म होता है, वहाँ एपी लगती है और अगर आपने नहीं लगाई है तो आप उस एपी को वहाँ पर नहीं लगा पाओगे। ये एक भाई के नाते आपको छोटी सी हिंट थी। अब आओ पकड़ते हैं सवाल को। P+Q कैन डू ए जॉब इन 24 दिन। भैया P+Q किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, Q+R उस काम को 30 दिन में, Q+R उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, while P+R उस काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सिचुएशन आपको दे दी। नेचुरली आप उस काम को कितना मानोगे, ये आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। इन तीनों का एलसीएम जो आएगा 120, 4 तिया इसकी एफिशिएंसी और ये इसकी एफिशिएंसी। अगर मैं 1, 2 और 3 को जोड़ दूं तो मेरे पास आएगा 1 बार P 2 बार P, 1 बार Q 2 बार Q, 1 बार R 2 बार R। मेरे पास आएगा 2 + P + Q + R हो जाएगा 5 + 4 + 3। तो मेरे प्यारे भाई P + Q + R आपका आ जाएगा 6। यहाँ तक समझ आया तो मुझे बता दो, फिर मैं आपको आगे लेके चलने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक समझ गए। अब इंडिविजुअल निकाल लो। P + Q की एफिशिएंसी 5, तो ये तो है 5, तो ये बचेगा 1। ये Q + R कितना है 4, तो ये बचेगा 2। तो मेरा P निकल के आया 2 और मेरा R निकल के आया 1। समझ में आया ना मैंने क्या किया। अरे भाई ये है 5 तो ये 1 होगा तभी तो 6 होगा। अब इसको भूल जाओ।
अब Q प्लस R है 4 तो P 2 होगा, तभी तो आंसर आएगा। और ऐसे मैं निकाल सकता हूं कि Q की वैल्यू हो जाएगी 3। क्या मैंने यहां तक चीज़ों को अचीव कर लिया? इसका मतलब मैंने इस सवाल को यहां तक डील कर लिया। ठीक है, इस सवाल को मैंने यहां तक डील कर लिया। अब हम लोग आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसे इरेज कर दूं, थोड़ी सी जगह कम है, एडजस्ट कर लो। तो मेरी फाइनली मेरी P निकल के आई 2, मेरे R निकल के आई 1 और Q निकल के आई 3। अब आगे चलते हैं। X इज 4 टाइम एज एफिशिएंट एज P। तो X कितना है? 4 टाइम एज एफिशिएंट एज P, दैट इज Y इज हाफ एज एफिशिएंट एज Q। Y इज हाफ एज एफिशिएंट एज Q। तो Y ये है हाफ, दैट इज 3/2। एंड Z इज 2.5 टाइम एज एफिशिएंट एज R, दैट इज Z इज इक्वल टू 1 इंटू 2.5, दैट इज 2.5, ये हो जाएगा 1.5। आपसे बोलता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब इफ X प्लस वाई प्लस जेड वर्क टुगेदर। भैया काम तो है 120, याद करो पीछे, और इनकी एफिशिएंसी है ये। हम काम को उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं तभी तो पता चलता है कि कितने दिन आएंगे। मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे भाई 10 दिन। मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे भाई 10 दिन। आया ना कुछ माइंड में, हुआ कुछ रिकॉल टाइम एंड वर्क। धीरे धीरे हम चीज़ों को रिकॉल करते हुए चले जाएंगे और हम सिलेक्शन तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, देख लो इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। आज का दूसरा सवाल आपका करवाता हूं। चलो भाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। चलो इस सवाल को डील कर लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 28? देखो इसमें थ्योरम तो वही लगेगी, ऊपर लिख देता हूँ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, तरीके तो वही रहेंगे चीज़ों को डील करने के। ठीक है, और एक सवाल बनता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है इसके बराबर a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस c माइनस a का होल स्क्वेयर। बिल्कुल ही आसान है, चलो डील कर लेते हैं। ठीक है, डील कर लेते हैं। अब उसने कहा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ तो निकालना ही है, और a b c की वैल्यू है -1, लिखते चले जाओ। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 7, लिखते चले जाओ भाई। अब आगे क्या निकालना है? a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर -11, क्योंकि इस वाले हिस्से की वैल्यू क्या है? 11 है। मैंने कुछ गलत लिखा तो मुझे टोक दो। अब क्या करना है मुझे लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये तो मुझे निकालना ही है, और a प्लस बी प्लस सी है 7 का स्क्वेयर इज इक्वल टू मान लो x है प्लस 2 इंटू 11। अरे ए बी बी सी सी ए, इनका मतलब 11 है, मुझे ट्वाइस लेना है, 11 दूनी 22 लेना है प्यारे भाई। ठीक है, चलो तो 49 में से, अच्छा ये तो गलत हो गया, 49 में से 22 घटाऊंगा तो मेरा x आ जाएगा, दैट इज ये। तो मेरा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आ जाएगा 7 और 2 27। यहाँ तक समझ गए तो देख लो, फिर मैं आगे करवा देता हूँ। यहाँ तक समझ गए तो देख लो, फिर मैं आगे करवा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है प्यारे भाई, चिंता मत करो। करवा दूँ आगे? ठीक है। अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, ये वाला स्टेप हटा देता हूँ, इस चीज़ को सीधा यूज़ कर लेता हूँ कि जो मुझे चाहिए +3 इज इक्वल टू 7, 27 माइनस 11 16 है ना, और ये उधर जाके बन जाएगा -3। तो जो मुझे चाहिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 गुना में 7, दैट इज 112 माइनस 3 109। ये आ जाएगा 109। आया क्या माइंड में? अरे जोश तो कमज़ोर नहीं है ना, जोश को हाई रखना है मेरे प्यारे भाई, धीरे धीरे चीज़ें होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो देख लो इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, देख लो आप, देख लो क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ।
ठीक है, देख लो एक बार, आया कुछ माइंड में, आया कुछ माइंड में। देखो एक सर्कल है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट एट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट पी। कोई एक पॉइंट पी है, उससे टेंजेंट डाल रहा हूं पी ए एंड पी बी, और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मुझे ये भी तो पता है ना, मुझे ये भी पता है ये मेरा सेंटर है। बताओ मैंने कुछ गलत लिखा? ए पी बी, ये एंगल प्यारे भाई आपको 24 दे दिया, तो मैंने आपको डायरेक्ट भी याद करने को बोला था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये वाला एंगल हमेशा होता है इसका हाफ, दैट इज 12। ये वाला भी 12, जब ये 12 ये 12 दोनों का सम 24, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा, है ना। वही आपसे पूछा था कि ए ओ बी क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा प्यारे भाई, ये समझो, ये समझो। देखो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90, और ये एक क्वाड्रिलेटरल है ओ ए, ये क्या है? पी बी। इनके एंगल्स का सम 360 बनेगा। 90 90 गया 180, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 24 है तो ये 156 होगा, तभी तो दोनों के एंगल का सम 180 बन पाएगा। आया क्या आपके माइंड में प्यारे भाई? आया ना? तो चलो अब आगे चलते हैं और आज के अगले सवाल को डील करते हैं, ठीक है। सुप्राजा एंड कौशल्या कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 एंड 20 डेज। सुप्राजा किसी काम को 30 दिन में, कौशल्या किसी काम को 20 दिन में। तो प्यारे भाई नेचुरल अप्रोच है, काम को 60 मानूंगा तो इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 3। इफ सुप्राजा स्टार्ट्स द वर्क एंड दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, भैया सुप्राजा करेगी फिर करेगी कौशल्या, सुप्राजा कौशल्या, ये होगा 2 दिन का काम। तो 5 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में, मुझे करवाना है 60 यूनिट, तो 12 से गुना करूंगा तो 24 दिन में मेरा काम खत्म हो जाएगा। एक सिंपल सा ही तो सॉल्यूशन था। अच्छा उसने पूछा है हाउ मेनी डेज, उसका 75%। प्यारे भाई 75% का मतलब होता है 3/4, ठीक है। तो 60 दिन में देखो 24, क्या पूछा है मेरे से? हाँ 60 यूनिट काम करते हैं 24 दिन में, 1 यूनिट काम करेंगे 24/60 दिन में, तो इसका 3/4 मैंने करना है। तो देख लो कितने दिन में काम खत्म होगा। या फिर अगर आपका दिमाग सही काम करता है तो मुझे 60 काम नहीं करवाना, मुझे करवाना है इसका 3/4, 4 15 15 30 45, यानी 45 काम करवाना है। अब देख लो काम कैसे डील होगा। इन हाउ मेनी डेज विल 75% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड। मैंने 45 काम करवाना है भाई, 5 यूनिट काम 2 दिन में, 9 5 45, 9 दूनी 18, 18 दिन में मेरा काम हो जाएगा। और मेरा ऑप्शन अगर वो ये ना बोलता तो आपका आंसर 24 हो जाता। आया क्या समझ में? आपका आंसर 24 हो जाता, ठीक है। देख लो इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे प्यारे भाई, जल्दी से देख लो इसको, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चल सकते हैं? चलो भाई अगला करते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिमांड फॉर प्रोटेक्शन, डिमांड एंड प्रोडक्शन फॉर 5 कंपनी VW, अच्छा VWXYZ का डिमांड और प्रोटेक्शन। ये है प्रोडक्शन और ये डिमांड, ये डिमांड और ये प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा क्या पूछा है? इफ ऑफ द प्रोडक्शन फॉर कंपनी X, X का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? X का प्रोडक्शन हो जाएगा 800 इज इक्वल्स टू द डिमांड फॉर कंपनी W, डिमांड फॉर कंपनी W 400, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। अरे मेरे प्यारे भाई पहले K की वैल्यू तो दो कि K रखना कहाँ है, इसके साथ है, इसके साथ है, तभी तो मैं कहूँगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। कहीं लिखा ही नहीं है कि K क्या होगा, कैसे डील होगी, बताओ। समझ में आया? ये सवाल ही गलत छप गया है गलती से, क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है कि K क्या होगा, तो मैं कैसे कर पाऊंगा भाई, है ना। इसको आगे करके ऑप्शन देखें, हाँ सीधा बोल दिया यदि कंपनी X का उत्पादन कंपनी W के मांग के बराबर है तो K क्या होगा। कहीं तो बताओ कि K को प्लेस क्या करना है, जहाँ प्लेस करना होगा वहाँ रख के मैं वैल्यू निकाल लूँगा। मान लो वो आपको इससे यहाँ पे प्लेस करवा दें तो K की वैल्यू हो जाएगी हाफ। मान लो वो आपसे इसको यहाँ पर प्लेस करवा दे तो K की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि K हो जाएगा 800/400। आ जाएगा ना आंसर प्यारे भाई, बोलो। चलो मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो और सारे भाई इसका आंसर दे दो, है ना।
सारे भाई इसका आंसर दे दो, 20 सेकंड में आपके पास है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो। मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में आपको मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, डेडिकेटेड रहो, पैशनेट रहो अपने कैरियर को लेकर और फोकस करते रहो। देखो क्या बोलता है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अरे भाई ए प्लस बी जब काम को करते हैं 8 दिन में खत्म करते हैं। बी अलोन उसको 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। मैं काम को मान लूंगा 24, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी 1। तो जब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 जिसमें से बी की 1, तो प्यारे भाई क्लियर है कि इसकी 2। इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन, कितना ही हल्का सवाल था। ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, काम है 24 और ए प्रत्येक दिन दो करता है, तो ये 12 दिन में काम खत्म करेगा। बताओ इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत थी क्या? लगाओ दिमाग, बताओ क्या इसमें भी कुछ सोचने की जरूरत थी क्या? चलो फिर हम लोग चलेंगे आगे भैया हमारे अगले सवाल पर। नेक्स्ट सवाल हमारा मेंसुरेशन पे है। मेंसुरेशन में भी 3D पर है, 3D में भी कोन पर है। ठीक है, आप इस टाइप के सवालों के फॉर्मूले जरूर याद कर जाना। जब एक कोन के अंदर मैक्सिमम स्फीयर डाला जाता है ना, एक क्यूबॉइड के अंदर मैक्सिमम स्फीयर डाला जाता है, इस टाइप के डायरेक्ट फॉर्मूले याद करके जरूर जाना। देखो क्वेश्चन बोलता है कि एक कोन है प्यारे भाई, अ स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 10। देखो कोन हो है, अच्छे से बना लेते हैं। कोन में क्या होता है, ये तो होती है परपेंडिकुलर, ये होता है आर, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है स्लैंट हाइट एल। तो उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी क्या 10, रेडियस दे दिया 6। तो आप पाइथागोरस लगाकर, मैंने ट्रिपलेट याद करवाया था, इसको काटोगे 5, इसको 3, तो यहाँ आएगा 4, 2 से काटा, 2 से गुना किया 8। या फिर वैसे कर लो कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 36, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा 64, परपेंडिकुलर आ जाएगी 8। आप ऐसे भी कर सकते थे। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन? अरे कोन का CS से क्या होता है, तो ये हो जाएगा कर्ड सरफेस एरिया। ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये भी तो हिस्सा होगा ना, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बेस का एरिया। इसमें से अगर मैं r और पाई कॉमन ले लूँ तो ये बन जाता l प्लस आर। पाई की वैल्यू उन्होंने दे दी 314 ही रखना है हमें। r है 6, l है 10, l प्लस आर है 6, 16। अब आपकी कैलकुलेशन स्किल्स हो जाएगी 16 गुना में 6 बटे, अब आपकी सिर्फ कैलकुलेशन स्किल्स। आप क्या करोगे, 16 गुना में 6 होता है 96, तो 314 गुना में 96, 6 चौके 24, 6 और 2 8, 6 3 18, 9 चौक 36, 9 10 11 12, 9 3 27 और 1 28, 4 4 1 8 2 10 और 1 11, 8 और 9 और 1 10, 301 और नीचे 2 है तो 301.44 होगा। 301.44 कौन सा है, वो ये है। कैलकुलेशन को फास्ट करो तो आप चीज़ों को ज़्यादा समझ पाओगे प्यारे भाई, है ना। आपके बेटरमेंट के लिए ही बोलता हूँ कि कैलकुलेशन को फास्ट करो। हुआ क्या? अरे हो गया तो हम अगले सवाल पे चलेंगे। हमें एक प्यारा सा सवाल सिंप्लीफिकेशन का दिया है। हमें एक प्यारा सा सवाल सिंप्लीफिकेशन का दिया है। क्या करना है, मुझे 325 में 276 को जोड़ना है और इसके साथ डिवाइड करके है 150 माइनस 9 निम 81 प्लस एक और ब्रैकेट 83 माइनस 60। क्या ये सही है? तो सबसे पहले डील करना स्टार्ट करूंगा। 83 माइनस 60 23, इसको इसमें ऐड करूंगा तो बनेगा 4 8 और 2 10। क्या आया क्या? और जब 150 में से इसको घटाऊंगा तो ये बनेगा 46, तो ये बनेगा 325 प्लस 276 बटे 46। ये होता है 46 छेंगड़ा बनता है, 46 इंटू 6 बनता है 276। ये बन जाएगा 331 बन जाएगा, 331
1 बन जाएगा। आया क्या? सिंपल कैलकुलेशन है भैया। सिंप्लीफिकेशन में याद रखना कि जब जब ऑफ आएगा तो उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, बस। फिर आप सिंप्लीफिकेशन में कहीं नहीं घबराओगे, आप सिंप्लीफिकेशन को आराम से कर जाओगे। ठीक है प्यारे भाई, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पहले इसे पढ़ो, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज टफ है बट सॉल्यूशन बहुत ही हल्का है। खुद करो, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, खुद करो। ये रेस का कॉन्सेप्ट है और रेस का कॉन्सेप्ट जरूर आता है कई बार। अच्छा, चलो प्यारे भाइयों वापिस जुड़ते हैं। हाँ चलो, P gives Q a head start of 2 सेकेंड इन ए 400 मीटर रेस। P ने Q को 400 मीटर की रेस में 2 सेकेंड की हेड स्टार्ट दी। तो रेस तो दोनों 400 मीटर ही पूरी कर रहे हैं, ये P की स्पीड और ये Q की स्पीड, मुझे इतना पता है। बट बोथ फिनिश्ड द रेस एट द सेम टाइम, दोनों ने सेम ही टाइम पर रेस को खत्म किया, एक ही टाइम पर रेस को खत्म किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P ने कहा Q को कि भैया 2 सेकंड पहले दौड़। Q दौड़ने लगा, उसके 2 सेकंड बाद P दौड़ने लगा, लेकिन फिर भी दोनों फाइनल जगह पर एक ही टाइम पर पहुंचे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर मैं कहूं कि P ने अगर T टाइम लिया तो Q ने T+2 टाइम लिया। अरे 2 सेकंड की हेड स्टार्ट भी तो दी है ना भाई, तो Q 2 सेकंड पहले दौड़ चुका, उसने 2 सेकंड ज़्यादा ली अपनी रेस्पेक्टिव स्पीड से 400 मीटर को चलने में, और P ने 2 सेकंड कम ली। अब वो बोलता है कि Q की स्पीड तो है 2 मीटर पर सेकंड, तो आप लिख दोगे भैया T+2 की वैल्यू है 200, तो T की वैल्यू है 198। उसने क्या पूछी है, क्या पूछा? फाइंड द टाइम टेकन बाई P कितना टाइम लेगा? वो लेगा T टाइम, और T टाइम होता है 198, तो आपका आंसर आ जाएगा 198। ठीक है, आया ना? रेस के 5-7 टाइप है, मैंने मैराथन क्लास CGL 2023 की प्री के लिए डाली हुई है चैनल पर, प्लेलिस्ट है श्योर 60 वाले चैनल पर, उसको उठा के देख लेना। उसमें मैंने रेस के सारे सवाल लाइन से करवाए हुए हैं। उसके बाद आपका कोई कॉन्सेप्ट जिसमें बीट बाय डिस्टेंस, बीट बाय टाइम, बीट बाय डिस्टेंस प्लस बीट बाय टाइम, 3, 4, 5 टाइप के सवाल बनते हैं। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं भाई, है ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ 72 का स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड अ थर्ड नंबर, फाइंड द नंबर। देखो कितना हल्का सवाल है। 72 नीचे ले आओ 216, ये 3 से जाएगा तो ये 24 से कटेगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है ना? आया मजा अब आपको धीरे धीरे? बहुत ही प्यारा सवाल है, आप इस सवाल को करते हुए ले जाओगे आराम से। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है भाई। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, और 2023 मेंस में इस चैप्टर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। एक भी सवाल नहीं आया भाई इस चैप्टर से, 2023 मेंस में एक भी सवाल नहीं आया। ये एक बहुत गलत नाइंसाफ़ी है, आना चाहिए था। चलो करते हैं। क्वेश्चन पूछता है 2/3 tan स्क्वेयर 60 + 3 cos स्क्वेयर 30 - 2 sec स्क्वेयर 30 - 3/4 cot स्क्वेयर 60, है ना? तो प्यारे भाई tan की वैल्यू तो होती है 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, 60 चाहिए मतलब 3, तो √3 का स्क्वायर + 3। cos की वैल्यू क्या होती है 1, √3/2,
1/√2 1/2 0, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर -2। sec 30 होता है cos का रिवर्स यानी 2/√3 का स्क्वायर -3/4, और tan 60 तो होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा उसका रिवर्स, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर। ये बनता है 2/3 गुना में 3 प्लस 3 गुना में 3/4 माइनस 2 गुना में 4/3 माइनस 3/4 गुना में 1/3। प्यारी सी तो कैलकुलेशन है, इसे कर दो काटा, 2 आया, इसको किया तो 9/4 आया, इसको किया तो 8/3 आया, इसको काटा तो -1/4 आया। तो 9/4 में से 1/4 घटा दो, दैट इज 8/4 आया 2। तो 2 प्लस 2 -8/3, 4 -8 ठीक है, 4 × 12 -8 आता है 4/3, तो आंसर आता है 1.33 1.33 इसका आंसर आएगा। बहुत सिंपल सवाल था ट्रिग्नोमेट्री का। आई होप कि आप सबने इसे कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल पर, ठीक है। चलो अब मैं चलता हूँ अपने अगले सवाल पर, इसको देख लो, फिर मैं आपको इसे सोल्व कराने के तरीके बता दूंगा, ठीक है। फिर मैं इसे सोल्व करने के तरीके बता दूंगा। देखो 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अरे मेरे भाई हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है ABC X Y और Z, तो सम ऑफ 2 साइड्स is always greater than third side. Difference of 2 sides is always less than, तो मैं लिखूंगा कि x + y हमेशा z से बड़ी, y + z हमेशा x से बड़ा, और x + z हमेशा y से बड़ा। x - y हमेशा z से छोटी, y - z हमेशा x से छोटी, और x - z हमेशा y से छोटी। और ऐसे आप क्वेश्चन को डील करते हुए निकल जाओगे। आया कुछ माइंड में? बोलो, क्या आपके माइंड में कुछ आया प्यारे भाई? इसी चीज को तो हमें उस सवाल में लगाना है। क्वेश्चन बोलता है कि ट्रायंगल के साइड्स कुछ ऐसे हैं, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 12, 17 और x। भैया 12, 17 और x, मुझे बताना है कि x कहां से कहां जा सकता है। एक बार मैं सम लगाऊंगा कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड। अच्छा, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लगा लेना प्यारे भाई, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू ही होता है। तो मैं बता पाऊंगा कि 29 ग्रेटर देन इक्वल टू x, दैट इज x लेस देन इक्वल टू 29। दूसरा, डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, मान लो 17 - 12 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x, 5 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। दोनों को कंबाइन कर दो, x 5 से तो बड़ा होगा, 29 से छोटा होगा। x 5 से तो बड़ा होगा और 29 से छोटा होगा। सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू थर्ड साइड। थर्ड के बराबर होती है जब आप पाइथागोरस की बात करते हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हो और दोनों साइड्स बराबर ले लेते हो, दैट इज एंगल 45 बन जाता है, ठीक है। अरे ऐसे बनेगा ना 90 डिग्री, 45 ले लो, इसको 5 मान लो, इसको 5, ये एंगल 45 बनेगा, ये भी 45, तो ये दोनों साइड्स बराबर भी होती हैं। इस पे मैंने 2 बहुत अच्छे सवाल QIP में डिस्कस करवाए थे पहले, जिसमें हम डील करते थे कि फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। इस टाइप से भी हम सवालों को डील जरूर करते थे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, है ना। चलो प्यारे भाई, अब स्टार्ट करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 38 हो गया, कॉन्सेप्ट सीख लिया। 39 पे आ जाओ। अ थीफ, ये आएगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सवाल, जिसको हम बोलते हैं चोर व पुलिस का सवाल, ठीक है। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी कि ये चोर है और ये है पुलिस।
ये डिस्टेंस है प्यारे भाई 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एज सुन हैज ही सी नोटिस। अरे चोर को देखते ही पुलिस हरकत में आएगी, पुलिस को देखते ही चोर भागने लगेगा। अच्छा समझो, अब जैसे ही इस चोर ने पुलिस को देखा ये आगे की तरफ भागा। ठीक है, ये तो एक नेचुरल सी सिचुएशन है। आपके अंदर भी कभी कभी चोर होगा तो आप भी पुलिस को देखकर भागते ही होगे, है ना। आओ जुड़ते हैं वापिस। एंड पुलिसमैन चेजेज हिम साइमल्टेनियसली। द थीफ एंड पुलिसमैन, देखो भैया उसने कहा कि पुलिस की स्पीड तो 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और थीफ की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे। भैया पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो चोर को पकड़ेगी ना। क्या चोर की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो और स्पीड से आगे भाग जाएगा, ये दिमाग में आप रखना। What is the distance between them after 6 मिनट। तो ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। देखो ये हर घंटे चलेगा 11 किलोमीटर, ये हर घंटे 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में तो इनके बीच का गैप बनेगा 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर। तो 6 मिनट में कितना बनेगा, 100 मीटर पे सीधा ही टिक मारो ना, काहे को सोचना है, 100 मीटर पे सीधा ही टिक मारो, आपका सवाल हो जाएगा। इसमें अच्छा सवाल तब बनता है जब क्वेश्चन वाला बोलता है कि पुलिस ने 10 सेकंड बाद रियलाइज किया कि चोर है, और चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा उसने अपनी स्पीड को 40 से बढ़ाकर 50 कर दिया। वहां थोड़ा सा अच्छा सवाल बनता है, जहां से भी मिले लगा लेना, अदरवाइज हम भी किसी न किसी QIP में डलवा देंगे उसको। ठीक है भाई, चलो आगे आ जाओ। ये भी बहुत अच्छा सवाल है ना, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, परसेंटेज का बेसिकली सवाल है। करो डील, कैसे करोगे। अरे प्राइस ऑफ आर्टिकल R% बढ़ गया तो पहले प्राइस को P मान लो। अगर 10% बढ़ता है तो आप क्या बोलते हो, बोले 10/100 = 1/10। 10 पे 1 बढ़ गया तो हो गया 10 + 1/10, यही तो बोलते हो। तो अगर R% बढ़ेगा 100 पर तो 100 + R/100। फिर वो बोलता है कि न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R%। अगर R% से डिक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर R% से डिक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा, और अब जो प्राइस है वो 1 है। तो पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, बताओ, नहीं कर लोगे। अरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू है 1, है ना, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, A + B, A - B, जो कि होता है A² - B²। ये हो जाएगी 100² - R², और इन दोनों का गुना हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है तो P की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा, क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? जी जी जी, मुझे ऑप्शन मेरा नजर आने लग गया। ये इस सवाल का प्यारा सा सॉल्यूशन होगा। अब कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि यार ये P वगैरह मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो कोई भी तो दिक्कत नहीं है भाई, आप वैल्यू पुटिंग कर लो ना। आप R को 10% मान लो, आप मान लो कि P है 10% की बढ़ोतरी यानी 1/10, 10 पर 1 की बढ़ोतरी यानी 11/10 हो गया। फिर 10 पर 1 की घटोतरी माइनस तो 9/10 हो गया, और चीज बन गई 1। तो P हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 100/99। अब ऑप्शंस में 10 रखना शुरू करो, देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, 100, 100 - 100, ये तो इनवैलिड हो जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता, ये इनवैलिड हो जाएगा प्यारे भाई, कभी हो ही नहीं सकता। चलो B में रख के देखते हैं भाई, 10,000 में से जैसे ही मैं R की वैल्यू 10 रखूंगा, मतलब 10 का स्क्वायर 100 घटाना पड़ेगा। 10,000 में से 100 घटाऊंगा तो बनेगा 9900, दैट इज 100/99। वही आ गया जो हमें चाहिए था। तो इस सवाल को आप ऑप्शन पुटिंग से भी आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। इस सवाल को आप ऑप्शन पुटिंग से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक बार देख लो, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे भाई। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यू स्लाइड लेके करता हूं, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ने क्या बोला पहले वो देख लो। क्वेश्चन ने बोला कि भाई x -1/x की वैल्यू है 2√2, तो मुझे x6 - 1/x6 की वैल्यू निकाल के बताओ। वीडियो को पॉज करो
और कम से कम 30 सेकेंड या 1 मिनट इस सवाल को खुद ट्राई करो। देखो मुझे क्या करना है, पहले तो मैं करूँगा x माइनस 1/x का स्क्वेयर जो बनेगा x स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 2, और ये इधर से स्क्वेयर करूँगा तो बनेगा 2√2 का स्क्वेयर दैट इज 8। x स्क्वेयर प्लस 1/x² बन जाएगा 8 प्लस 2 प्यारे भाई 10। तो x प्लस 1/x बन जाएगा 10 दैट इज, कैसे लिखूँ, 2√5 लिख लो या कुछ भी लिख लो, √10 बन जाएगा। या क्या बनेगा, या मैंने कुछ गलत किया, x स्क्वेयर प्लस 1/x² माइनस 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 10 बन जाएगा। हाँ बेसिकली x स्क्वेयर प्लस 1/x² 10 बन जाएगा। मैं लिख लूँ x स्क्वेयर प्लस 1/x² बन जाएगा। पहली बात क्लियर। उसके बाद देखो अगर x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर करूँ तो ये बनता है x स्क्वेयर प्लस 1/x² प्लस 2। भैया ये तो मुझे मिल ही गया, ये तो मुझे मिल ही गया, इसकी वैल्यू तो है 10। तो मैं बोलूँगा कि x प्लस 1/x होल स्क्वेयर की वैल्यू है 10 प्लस 2 12। तो x प्लस 1/x की वैल्यू है 12 दैट इज 2√3। जो आपने निकाला उसे लिख लो। आपने निकाला कि x प्लस 1/x है 2√3 और x माइनस 1/x है 2√। दोनों को आपस में गुना कर दो, ये आ जाएगा a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4√6। इन दोनों को गुना कर दिया बस। और मैंने क्या किया, अब इसका कर दो क्यूब, क्योंकि मुझे चाहिए क्यूब। हिंट पकड़ो ना भाई, सवाल ने आपको ये देकर ये पूछा है, तो अगर मैं x³ माइनस 1/x³ का स्क्वेयर करूं तो वो तो आ जाएगा प्लस a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। लेकिन अगर मैं स्क्वेयर करके क्यूब करूं तो वो नहीं आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई हमने पढ़ा है कि a माइनस बी की होल क्यूब होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ये आपने और हमने आराम से पढ़ा है। अब लगा दो, इसको लगा दो, पहले इसकी क्यूब x की पावर 6, फिर इसकी क्यूब x माइनस 3 x स्क्वेयर इंटू 1/x², x स्क्वेयर माइनस 1/x², ये हो जाएगा 4√6 की होल क्यूब। अच्छा सवाल है, टाइम टेकिंग है, पूरा बोर्ड भर गया तो करने में भी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये बन जाएगा x6 माइनस 1/x6 माइनस x स्क्वेयर से x स्क्वेयर गया, इसकी वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, कहाँ पे है, ये रहा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी इंटू 4√6। ये हो जाएगा, पहले 4 की क्यूब कर दो फिर √6 की क्यूब कर दो, इसकी स्क्वेयर तो 64 और इसकी स्क्वेयर आएगी 6 गुना में √6 जो आ जाएगी 6 चौक 24 384√6। तो प्यारे भाई x6 माइनस 1/x6 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें जोड़ देना ये ले जाकर 12√6 6396 ये आपका आंसर होगा। एक बार देख लो, फिर मैं आगे आपको लेके चलने की पूरी कोशिश करूंगा। देख लो भाई, चलो आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन बोलता है कि अगर 2 कॉमन ले लूं तो y प्लस 1/y की वैल्यू प्यारे भाई 7 है। क्या मैंने कुछ अलग किया, मैंने सिर्फ 2 को कॉमन ही तो निकाला। तो क्वेश्चन बोलता है कि y प्लस 1/y की वैल्यू है 7/2। ठीक है, तो प्यारे भाई y स्क्वेयर प्लस 1/y² कैसे बनाऊंगा, मैं इसका स्क्वेयर कर दूंगा, ये बनेगा y स्क्वेयर प्लस 1/y² प्लस 2 की वैल्यू हो जाएगी 49/4। तो y स्क्वेयर प्लस 1/y² की वैल्यू हो जाएगी 49/4 माइनस 2। तो ये हो जाएगी y स्क्वेयर प्लस 1/y² हो जाएगा 49 माइनस 8/4 इज इक्वल टू 41/4। ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे भाई, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे भाई। आया माइंड में, फटाफट हुआ। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला सवाल करते हैं। हल्के सवाल पे कम टाइम देंगे, हमें इसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 43 को 8 प्लस 9 और 3 -12 माइनस -12 और -5 -17
8 माइनस 12 प्लस 17, 17 और 8 25, 25 माइनस 12 की वैल्यू होती है 13। आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, आपको कुछ भी नहीं करना था प्यारे भाई। अब हम चलते हैं आगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक चीज याद रखना, साइन माइनस थीटा हमेशा होता है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और प्यारे भाई टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। ऐसे ही सेक माइनस थीटा हमेशा होता है सेक थीटा, और कोट माइनस थीटा हमेशा होता है माइनस कोस थीटा, और कोसेक माइनस थीटा हमेशा होता है माइनस कोसेक थीटा। वही यहां पर यूज होगा। साइन के अंदर लिखा है माइनस 405, तो पहला तो ये हो जाएगा माइनस साइन 405, सबसे पहले ये होगा फर्स्ट स्टेप। अब आप लगा दो तिगड़मबाजी की माइनस साइन, इसको लिख लूँ 90 गुना में 4 प्लस 45, यानी कि एक राउंड कंप्लीट 90 90 90 90 और 45 और यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ये आएगा माइनस साइन 45 जिसकी वैल्यू होती है -1/√2 होती है। ठीक है प्यारे भाई, लिखना चाहो तो आप इसे लिख सकते हो। हम धीरे धीरे चलेंगे 45 नंबर सवाल की तरफ। 45 नंबर सवाल अच्छा है। द कॉस्ट ऑफ 50 डजन ऑफ बनाना इज 2400। 50 दर्जन बनाना और 1 दर्जन में होते 12 बनाना, तो उनकी कीमत है 2400। चलो अच्छी बात है। एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज पर बनाना 25/10। एक बनाना की होती है 25/100, तो इतने बनाना की कितनी हो जाएगी 50 गुना में 12। एक बनाना की नहीं, टोटल बनाना की हो जाएगी 150। तो 2400 रुपये तो खरीदने में, 150 रुपये ट्रांसपोर्ट में, मेरी जेब से लग गया 2550 रुपये। तो मैं कहूँगा कि मेरी कॉस्ट प्राइस ही यही है क्योंकि मेरी जेब से ये लगा है। व्हाट इज द, अच्छा द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 फॉर अ पेयर। 10 फॉर अ पेयर का मतलब होता है 2 बनाना बिके 10 में, 1 बिकेगा 5 में, और इतने बनाना कितने में बिकेंगे 5 गुना में 50 गुना में 12, ये बनेगा 12 5 60, 6 5 3000। ये मेरा सेलिंग प्राइस और ये मेरा कॉस्ट प्राइस। अब मैं बोल पाऊंगा आराम से कि भैया मैंने इस जर्नी में 450 रुपये प्रॉफिट किया, तो 450 का क्या निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। 450 का मुनाफा 2550 पर गुना में 100। एक सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है ना। आगे ये सवाल कर दो। अरे भैया 450 को 2550 से करना है गुना में 100। 5 × 45, 5 × 5 3 × 9, 3 × 3 17, तो 300/17 होता है। 17 × 17 बचेगा 130, तो ये बचेगा 17, 130 बचा, तो 6 7 42, 112 नहीं 7 चला जाएगा। हाँ, तो ये लगभग 17.6 की तरफ आपका क्वेश्चन इशारा कर रहा है। आप अंदाजे से भी कर सकते थे ना, पूरी कैलकुलेशन करने का क्या ही फ़ायदा है भाई बता दो। पूरी कैलकुलेशन करने का इस सवाल में कोई फ़ायदा नहीं था। ठीक है, देख लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। आ रहा है ना मज़ा भाई? ईमानदारी से बताना, A + B किसी काम को, भैया वही टाइम एंड वर्क, किसी काम को करते हैं 9 दिन में, भैया B + C उसी काम को करते हैं 12 दिन में, और C + A उसी काम को करते हैं 18 दिन में। तो काम कितना मानूं भाई? काम मानूंगा इनका LCM जो होता है 36। 9 की 4, 12 की 3 एफिशिएंसी और इसकी 2 एफिशिएंसी। अब वो कहता है कि हाउ मेनी डेज A + B वर्किंग टुगेदर। अगर मैं 1, 2 और 3 इक्वेशन को जोड़ दूं 1 + 2, तो क्या बनेगा 1 1 2 1, 1B 2B, 1C 2C, तो 2A + B + C बनेगा 4 3 7 और 2 9, तो A + B + C बनेगा 9/2। तो 36 यूनिट काम को मुझे इस एफिशिएंसी से ख़त्म करवाना है। 72/9, तो 9 का आ जाता है 8। प्यारे भाई ये इस चीज़ का आंसर आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक सिंपल सा सटीक सा सवाल था, एक बार देख लो, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 के ऊपर।
फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक पॉइंट है, एक टेंजेंट डालना है, एक टेंजेंट डालना है जिसकी लेंथ क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। क्या है, पाइथागोरस ही तो है, लगा दो। अगर डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात, नहीं तो काट लो। 5 और 4, और 5 और 4 का ट्रिपलेट बनता है 3 के साथ। आपने 5 से काटा था, 5 से गुना यानी 15, तो ये वैल्यू 15 आएगी। कुछ भी नहीं था, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ प्यारे भाई, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। चलो अब हम अपने DI के सवाल को डील कर लेते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन को। स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। अ कंपनी प्रोवाइड्स 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, द सेल्स ऑफ दिस 5 प्रोडक्ट्स इन नंबर ऑफ पैकेज ड्यूरिंग दिस। एक कंपनी 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को पैक करती है, A B C D E। उनकी सेल्स का ग्राफ दे दिया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए कितना बेचता है, लगभग 20। ए बेचता है लगभग 20। उसका रेशियो प्रोडक्ट का ई, उसका रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द प्रोडक्ट ई बेचता है लगभग 40, तो रेशियो आ जाएगा 1/2। बिल्कुल सिंपल सटीक सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना ही नहीं था, तो आराम से मेरा सवाल होता हुआ चला गया। ये था हमारा 48th। अब कर लेते हैं 49th सवाल, ठीक है। एक पर्सन ने 9,840 रुपये 5% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में लगा दिए, उसको टोटल अमाउंट मिली 12,300। अरे भैया 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, पंडित तोता राम बटे 100 कर दो। 9,840 रुपये थे, 5% के हिसाब से लगाए, 1 साल में कितना बनेगा, ये कटा, 5 से 2 गया, 2 से गया, 2 चौके 8, 9 और 2, तो 1 साल में ब्याज बनेगा 492। अब उसने कहा कि जो ये पैसा था ये कन्वर्ट हो गया 12,300 में, तो इसका मतलब ब्याज कितना बना, ब्याज बनेगा 2300। तो ये 10,000 से ऊपर वाला और 160 ये 0624, यानी अगर 492 ब्याज बना 1 साल में तो एक ब्याज बजेगा 1/492 साल में, और 2460 ब्याज बनेगा इतनी साल में। काट लो, लगभग मुझे लगता है कि 5 साल इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये लगभग इसका 5 गुना है प्यारे भाई। ये सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क है, ये सिर्फ कैलकुलेशन का फ़र्क है कि कोई चीज़ों को फास्ट कर पाता है, कोई चीज़ों को स्लो कर पाता है। कैलकुलेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा, है ना, कैलकुलेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा। और ये रहा मेरे प्यारे भाई आज का हमारा लास्ट सवाल। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बात करते हैं। देखो बहुत सी चीज़ होती हैं जिनमें हम बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की, है ना। बहुत से फैक्टर होते हैं, जैसे मैं बात करूँ A sin थीटा प्लस B cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती थी, क्या करते थे हम लोग, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद करो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम करते थे +-a² प्लस b²। ये हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू में डील करते थे। प्लस करोगे तो मैक्सिमम, माइनस करोगे तो मिनिमम आएगी, ठीक है। बहुत सी सारी चीज़ों को हम डील करते थे। जब हम लिखेंगे कि a sin² थीटा प्लस b cos² थीटा, तो अगर a बड़ा है तो ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, और अगर b बड़ा है, जो बड़ा होगा ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ठीक है ना। उसके बाद हम डील करते थे a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, a tan² थीटा प्लस b cot² थीटा, a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होती है इन्फिनिटी और मिनिमम होती है 2√ab, लेकिन ये सिर्फ तब होती है जब a ग्रेटर देन b है। अगर a लेस देन b है तो इन दोनों में, देखो इसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, कभी भी फ़र्क इन दोनों में पड़ेगा। इन दोनों की क्या होगी, अगर ये कंडीशन है तो मिनिमम वैल्यू आ जाती है a प्लस b आ जाती है। उसके बाद हमें डील करना है साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा। इसकी मैक्सिमम तो होती है 1 और मिनिमम होती है थीटा = 45। ऐसे ही निकलता है साइन की पावर n थीटा
इंटू कोस की पावर एन थीटा, इसकी होती है प्लस माइनस 1/2 की पावर एन, माइनस ले लोगे तो मिनिमम, प्लस ले लोगे तो मैक्सिमम। ये मैंने फटाफट रिवाइज करवाया। स्ट्रक्चर किस फॉर्म का है इस सवाल का? इस सवाल का स्ट्रक्चर है इस फॉर्म का, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? हमेशा 1 होती है प्यारे भाई। 1 पे टिक मारो और इस आज की QIP को अंत करो। तो मैंने कोशिश किया कि धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें समझा सकूं, चीज़ों के बारे में बता सकूं और बेहतरीन सॉल्यूशंस की तरफ हम चल पाएँ। यकीन मानो दोस्त, आज हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस QIP को सोल्व करने की कोशिश करी। मैं आपके साथ जुड़ा और मैंने पुरजोर कोशिश करी कि एक रियल एस्पिरेंट इन सवालों को कैसे डील करेगा। आप लोग लगे रहो, डटे रहो, इस जर्नी में आगे बढ़ते रहो और धीरे धीरे अपनी सफलता की तरफ कदम बढ़ाते रहो। यकीन मानो ये जर्नी, ये खेल ही सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे इस जर्नी में आगे बढ़ोगे, उतनी स्पीड, उतने ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे तो उतना ही अच्छा पेपर करोगे, उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे, उतनी अच्छी रैंक लोगे, उतनी ही अच्छी जॉब मिलेगी भाई। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस को कभी कम मत करना, इस कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा के रखना। यकीन मानो आपका बहुत ही अच्छा फ्यूचर इंतजार कर रहा है, बस घबराना नहीं है, क्योंकि 2024 CGL में अभी थोड़ा सा वक्त है ना, वक्त है भाई। 2, 4, 5 महीने 6 महीने लगेंगे, तो घबराना नहीं है, अभी धीमी धीमी गति से चलना है। जैसे ही वैकेंसी की कुछ बात आएंगी हम अपनी स्पीड को डबल और ट्रिपल कर देंगे। ठीक है, तो आज की QIP में आपके भाई की तरफ से इतना ही। कभी फिर QIP को लेकर आपके साथ जुड़ेंगे और 25 सवालों को डील करने के लेटेस्ट और अच्छे तरीके आपके साथ बताने की और डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। आज की QIP में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।